दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में हम सॉल्व करेंगे छठवीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। इसमें हम एनसीईआरटी के अध्यायवार इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं छठवीं कक्षा के एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान का भाग 2। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है ये छठवीं कक्षा के एनसीईआरटी के अध्याय 8 से संबंधित है। आइए देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 में संधि और सूची 2 में उसकी विशेषता दी गई है और इसी के आधार पर आपको उत्तर बताना है। देखिए धुराग्र संधि, तो धुराग्र संधि जो है दोस्तों ये गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि है। ए का दूसरा हो जाएगा। देखिए दूसरा है अचल संधि यानी फिक्स्ड ज्वाइंट, ये गति न करने वाली संधि होती है। कंदुक खल्लिका संधि जो होती है ये सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि होती है। और हिंज ज्वाइंट जो हिंज संधि होती है ये क्या करती है, ये एक दिशा में गति करने वाली संधि है। तो इस तरह से सही सुमेलन आप कर सकते हैं। आप देखिए दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। ऑप्शंस देखते हैं 2, 4, 1 और 3। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों जब अस्थि और उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं आप जानते हैं, और कंकाल शरीर को एक ढांचा या आकृति प्रदान करता है। ये चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे और श्रोणि मेखला और हाथ पांव की अस्थियों से बनता है। मानव कंकाल में कई प्रकार की संधियां होती हैं। इसमें आप जान सकते हैं कि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। इसके अलावा अस्थियों के बीच कुछ संधियां ऐसी भी होती हैं, ज्वाइंट जो गति नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते, ये अचल संधि है। ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि है। कंदुक खल्लिका संधि जो बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है ये कंधे और कूल्हे की संधियां होती हैं। ये सभी दिशाओं में गति करती हैं। और इसके अलावा हिंज संधि या हिंज ज्वाइंट जो होता है दोस्तों ये एक ही दिशा में गति प्रदान करती हैं। इसके अलावा कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उनको उपास्थि कहते हैं। जैसे कान की अस्थि और शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। अगला प्रश्न है मानव पेशियों या मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है कि संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। दूसरा है कि पेशी के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है केवल 1 यानी ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, वो धक्का नहीं दे सकती है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती हैं, न कि एक साथ सिकुड़ने और फैलने से। किसी अस्थि को गति करने या गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। जब दो पेशियों में से एक कोई सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है और उस जोड़ी की दूसरी पेशी शिथिल यानी लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, और दूसरी अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। आइए तीसरे प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि केचुए की शरीर रचना और उपयोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है केचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती हैं। दूसरा है केचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण और संकुचन से होता है। तीसरा, शरीर की अधः सतह पर शूक यानी बाल जैसी आकृति केचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने के लिए सहायक है। और चौथा है केचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं है।
कि केचुए का मेरुदंड लंबा और शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती हैं, ये आपका गलत है। इस प्रश्न की अगर जो हम व्याख्या देखें तो आप जान सकते हैं केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं और इनमें पेशियां होती हैं। ये पेशियां इनके घटने बढ़ने यानी संकुचन और विस्तारण में सहायता करती हैं। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से केचुआ गति करता है। कथन ए गलत है और बी, सी और डी सही है। दोस्तों आप जान लीजिए कि केचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। इसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इसके चलने में सहायक होते हैं। केचुए अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं। उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है और केचुए द्वारा किया गया ये कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। इसीलिए केचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला है कि केंचुए नासिका ग्रंथियों द्वारा श्वसन करते हैं, केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, केंचुए मुख द्वारा श्वसन करते हैं या केंचुए उपर्युक्त में से कोई नहीं, कहीं से नहीं श्वसन करते हैं। तो सही उत्तर आपसे पूछा गया है कौन सा सही है, तो आप जान लीजिए केंचुए त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। दूसरा है घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। तीसरा है यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है या कौन सा विकल्प सही है, तो आप देख लीजिए दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल 1 और 2 कथन आपके सही हैं। दोस्तों घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल होता है, लेकिन यह अस्थियों का नहीं बना होता है। यह कवच एकक यानी सिंगल यूनिट होता है और यह घोंघे को चलने में सहायता नहीं करता, ये घोंघे के साथ खींचता जाता है। इसलिए कथन 3 आपका गलत है। घोंघे के पैर एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होते हैं जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंघा अपनी इन्हीं पेशीय पाद की सहायता से चलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए इसमें तिलचट्टा किस तरह से, इसकी विशेषता क्या होती है। तो तिलचट्टे की विशेषता है इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। पक्षी, तो आप देख सकते हैं पक्षी की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। मछली, तो मछली जो है इसका शरीर धारा रेखी होता है जो इसके तैरने में सहायक होता है। और सर्प, इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3, 1, 2 और 4। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों तिलचट्टे का शरीर कठोर बाह्य कंकाल के द्वारा ढका होता है और ये कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टे में उपस्थित विशिष्ट पेशियां चलने और उड़ने में उसकी सहायता करती हैं। इसके अलावा पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की और मजबूत होती हैं और अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। मछली का सिर और पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले और नुकीले होते हैं और शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है और मछली शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। और सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती हैं और सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है। प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है, इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। अर्थात सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करते हुए आगे फिसलता है। अब आइए देखते हैं 6वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 9 सजीव एवं उनका पोषण से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, पौधों और जीवों में अनुकूलन यानी एडाप्टेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण और स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है।
और दूसरा है मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। तो ये देखिए, इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो सही उत्तर है केवल एक, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। केवल एक सही है, कथन दो गलत है, क्योंकि अनुकूलन जो है अल्पकाल में नहीं होता है। अनुकूलन यानी एडाप्टेशन हजारों वर्षों में आए परिवर्तनों के प्रति पौधों और जीवों के अनुकूल होने से संबंधित है। मैदानी क्षेत्रों के व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने पर कुछ दिन लगते हैं। ये परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित हैं। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूल यानी एक्सिलमिनेटेशन कहलाते हैं, और ये परिवर्तन हजारों वर्षों में आए अनुकूलन से भिन्न होता है। अगला प्रश्न है, देखिए, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही हैं, आपको बताना है। पहला कथन है, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे और जंतु उसके जैव घटक हैं। सही है। चट्टान, मिट्टी, वायु और जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सही है। सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में शामिल नहीं है। ये आपका देखिए गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन आपका सही है? केवल एक और दो आपके सही हैं, ऑप्शन ए। दोस्तों, एक और दो आपके सही है, तीन गलत है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा भी परिवेश या आवास के अजैव घटकों में शामिल हैं। इन्हें कभी कभी एनर्जी कंपोनेंट या ऊर्जा घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। उसके अनुकूलन के संदर्भ में देखिए कि जो कथन हैं उन पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। सही है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है और मल शुष्क होता है। सही है। उसको पसीना नहीं आता है। तो इसमें आप देख लीजिए, ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के अनुकूल है, क्योंकि उसमें ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन डी सही है। एक, दो और तीन यानी तीनों कथन आपके सही हैं। और आप देख सकते हैं कि इन सभी विशेषताओं के कारण ऊंट के शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए वह जल के बिना भी कई दिनों तक रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, मछली, स्क्विड, ऑक्टोपस, उपर्युक्त में से किसका शरीर धारा रेखी नहीं होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 2 और 3। आप देख सकते हैं दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा 2 और 3 यानी स्क्विड और ऑक्टोपस। स्क्विड और ऑक्टोपस जो होते हैं दोस्तों, इनका शरीर धारा रेखी नहीं होता है, केवल मछली का शरीर धारा रेखी होता है। और किसका शरीर धारा रेखी नहीं होता है? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 2 और 3 का शरीर धारा रेखी नहीं होता है। मछली का शरीर आप जानते हैं धारा रेखी होता है। इसके अग्रभाग और पिछले भाग नुकीले होते हैं। बीच का भाग चौड़ा होता है, जो मछली को पानी में गति करने में सहायता करता है। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है और ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ में जल में सुगम गति में सहायक होते हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखी होता है, लेकिन स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता है। जब ये जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन, उपर्युक्त में से किनके श्वसन के लिए गिल या क्लोम नहीं पाए जाते हैं? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑक्टोपस और व्हेल में श्वसन के लिए गिल या क्लोन नहीं पाए जाते हैं, और देखिए डॉल्फिन में पाया जाता है। जल में श्वसन के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल या क्लोम होते हैं, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि गिल स्क्विड और मछलियों में भी होते हैं, लेकिन डॉल्फिन और व्हेल जैसे
कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं और ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं और वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास के अंदर स्वच्छ जल भरते हैं। तो आप देख लीजिए 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। व्हेल और डॉल्फिन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? पत्तों में, तने में, जड़ों में या इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? तो सही उत्तर है, आप जानते हैं नागफनी के पौधे में अनुकूलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो तने में होता है। नागफनी एक मरुस्थली पौधा होता है और मरुस्थली पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थली पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। इससे पत्ती में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। और आप जान लीजिए कि अधिकतर मरुस्थली पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा, ये वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। आप जान लीजिए कि ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है और इसमें ये वायु को अंदर ले जाती हैं सूक्ष्म रंध्रों द्वारा और ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड वायु में बाहर निकालती हैं। और आप जान सकते हैं दोस्तों कि पौधों की श्वसन क्रिया किस तरह से होती है, गैसों के आदान प्रदान से संबंधित है, जबकि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किनमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, आपको बताना है। पौधे, जीव, बीज, तो इनमें से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? तो सही उत्तर है 1, 2 और 3 यानी पौधे, जीव और बीजों में तीनों में ही श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर हम इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो आप जान पाएंगे कि श्वसन सभी जीवों का विशिष्ट लक्षण है। ये सभी जीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। पौधे और जीवों के समान बीजों में भी श्वसन होता है। जैसे गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, ये गर्मी बीजों के श्वसन के कारण होती है और बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और प्रजनन उपर्युक्त में से कौन सजीवों यानी जंतु और जीवों दोनों के लक्षणों में शामिल है? तो इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी प्रक्रिया है, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और प्रजनन। तो सही उत्तर है ये तीनों ही प्रक्रियाएं जो हैं दोस्तों सजीवों यानी जंतु और जीव दोनों के लक्षणों में शामिल हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। और आप देख लीजिए बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तन जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को उद्दीपन कहते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं। छुई मुई जैसे लाजवंती के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती हैं यानी सिकुड़ जाती हैं, ये पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है। और प्रजनन पौधों और जंतुओं दोनों में होता है लेकिन दोनों में उसके तरीके अलग अलग होते हैं। अब आइए अध्याय 10 से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। आप देखिए निम्नलिखित में से लंबाई का यसाई मात्रक कौन सा है?
तो मीटर, फुट, ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए मीटर जो है, मीटर ये लंबाई का यसाई मात्रक है। अगर आप इसकी व्याख्या देखें तो आप पाएंगे कि समस्त संसार के वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन के लिए मानक मात्रकों का एक सेट तैयार किया गया है। आजकल जिस मानक प्रणाली का उपयोग किया जाता है इसको एसआई मात्रक या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। इसमें लंबाई का एसआई मात्रक जो है वो मीटर होता है। आप जानते हैं कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वाहन सरल रेखीय गति, पंखा आवर्ती गति, झूला वर्तुल गति। इनमें से कौन सा सुमेलित है आपको? तो गति के प्रकारों के आधार पर इस प्रश्न को आपसे पूछा गया है। तो इसमें केवल एक आपका सही है, वाहन सरल रेखीय गति करते हैं। और आप देख लीजिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं तो ऐसी गति सरल रेखीय होती है। लेकिन जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है तो इस गति को वर्तुल गति कहती है। इसमें पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक आदि की गति वर्तुल गति के उदाहरण हैं। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है उसे हार्मोनिक मोशन या आवर्ती गति कहते हैं। पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि की गति आवर्ती गति के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक नई मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो सही उत्तर है दोस्तों, केवल 3 असत्य है। 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर नहीं बल्कि 10 मिलीमीटर होता है। और आप देख सकते हैं कि जो 1 और 2 कथन सही हैं कि 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक नई मानक प्रणाली की रचना की जिसको मीटरी पद्धति कहते हैं। और 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब आइए प्रकाश, छायाएं एवं परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों पर आते हैं। देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपर्युक्त में से कौन सी घटना या घटनाएं आवश्यक हैं? तो सही उत्तर है परावर्तन। केवल 2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दर्पण में प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अपवर्तन और विवर्तन इसके लिए आवश्यक नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों। आप जान लीजिए कि किसी दर्पण में प्रकाश के परावर्तन से ही प्रतिबिंब बनता है। अन्य क्रियाएं अपवर्तन और विवर्तन इसके लिए आवश्यक नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है, कब देख पाता है? तो उत्तर हो जाएगा जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए तभी किसी व्यक्ति कोई वस्तु देख सकता है। तो याद रखिएगा, व्यक्ति वस्तु को तभी देख सकता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, फिर वस्तु से आंखों पर आता है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पारभासी वस्तुएं जो हैं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं और प्रतिबिंब छायाओं से अधिक भिन्न होते हैं। तो इसमें से असत्य कथन ये है पहला, कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। दोस्तों आप जान लीजिए कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। अन्य सभी कथन जो बी, सी और डी हैं ये आपके सही हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के व्याख्या सहित हल में हमने कक्षा 6 के विज्ञान के दूसरे भाग को हल किया। अगला भाग अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।